गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? कमेंट करके बताइएगा। ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है सबको? तो चलिए यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज देखेंगे डीसी जनरेटर की संरचना के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा डीसी डीसी जनित्र की संरचना। तो इसके बारे में यहाँ पे आज देखिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो डीसी जनरेटर है उसका ये आउटर फ्रेम है, बाहरी फ्रेम है ये। तो डीसी जनरेटर का जो बाहरी फ्रेम होता है, आउटर फ्रेम होता है, इसको बोलते हैं योक। तो बोलते हैं यहाँ पे योक। अब इसके अंदर में यहाँ पे होता है आर्मेचर। आर्मेचर के साथ में ही होता है कम्यूटेटर। और बीच में होता है एक शाफ्ट। इसके बीच में यहाँ पे एक बना देते हैं शाफ्ट। यहाँ पे इसके होते हैं फील्ड पोल। इस प्रकार से इसमें यहाँ पे ऐसा फील्ड पोल यहाँ पे होते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये यहाँ पे फील्ड पोल है इसकी। अब इसके ऊपर में यहाँ पे फील्ड कोर को लगाने के यहाँ पे हम स्क्रू बोल्ट का यूज करते हैं। ये स्क्रू बोल्ट है। यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं। ये होती है फील्ड वाइंडिंग। यहाँ पे ये कम्यूटेटर के टुकड़े होते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट। कल पढ़े थे ना, माइका का यूज करते हैं। तो ये वही माइका के द्वारा ये कम्यूटेटर है। और यहाँ पे ये आर्मेचर के चालक हैं, आर्मेचर के कंडक्टर हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसकी संरचना है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे ब्रश का। तो ये यहाँ पे ब्रश है ये, और इससे हम टर्मिनल निकालते हैं बाहर, जिससे कि हम यहाँ पे लोड को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमको वोल्टेज मिलती है, डीसी वोल्टेज। ठीक, तो यहाँ पे इसका नामकरण कर देते हैं, कौन कौन से इसके यहाँ पे भाग हैं। तो उन सभी भागों का एक बार कर देते हैं नामकरण। तो जैसे देखेंगे, इसको बोलते हैं यहाँ पे योक। तो इसको बोलेंगे यहाँ पे योक। ये होता है यहाँ पे स्क्रू बोल्ट।
ये जो चौकोन सा भाग दिख रहा है, इस चौकोन भाग को यहां पे बोलते हैं पोल कोर। पोल कोर। और इसके नीचे जो ये भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं पोल शू। ठीक। और ये जो वाइंडिंग हमने यहाँ पे की है, इस वाइंडिंग को बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग को क्षेत्र कुंडली भी बोल सकते हो आप, है ना। तो फील्ड वाइंडिंग को क्षेत्र कुंडली भी बोलेंगे। अब जो ये इसके बीच में ये दिख रहा है आपको, ये आर्मेचर कंडक्टर है, आर्मेचर के चालक है। ये जो कटा कटा हुआ भाग दिख रहा है, यह है कम्यूटेटर, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। हिंदी में दिक् परावर्तक इसको बोलते हैं, है ना। और ये आपके हैं ब्रश, तो जैसे लिख देता हूं यहां पे कार्बन ब्रश। तो ये जो बीच का पूरा भाग है इसको आर्मेचर बोला जाता है। ठीक। तो इस प्रकार से इसकी ये संरचना यहाँ पे होती है। अब इसमें देखेंगे कि एक एक भाग का क्या क्या काम यहाँ पे होता है। तो जैसे देखेंगे कि ये जो इसका बाहरी भाग है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे योक। तो योक जो है इसका काम क्या होता है, तो योक जो है इस पूरी मशीन को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक। दूसरा, ये जो पोल कोर दिख रही है, इस पोल कोर को कौन पकड़ के रखा है, यानी पोल कोर को हमने कहाँ लगाया है, तो पोल कोर को हमने कहाँ लगाया है, योक पर ही लगाया है। किसकी मदद से लगाया है, स्क्रू बोल्ट। तो पोल कोर जो है स्क्रू बोल्ट की मदद से पोल कोर को क्या करती है, पकड़ कर रखती है। ठीक। पूरी मशीन को क्या करती है, ये सुरक्षा प्रदान करती है। अब क्या होता है कि जो चुंबकीय फ्लक्स है, ये एन पोल है ये, और ये एस पोल है, एन ध्रुव है, एस ध्रुव है। तो चुंबकीय फ्लक्स एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर आती है और फिर वापस इस तरह से जाती है, तो अपना मार्ग वो पूरा करती है। ठीक। तो चुंबकीय फ्लक्स को जाने के लिए वापस मार्ग कौन प्रदान करेगा, तो योक प्रदान करती है। तो योक जो है चुंबकीय फ्लक्स को, ठीक है, प्रवाहित होने के लिए मार्ग भी प्रदान करती है। तो इसके कारण जो योक है वो हम किस पदार्थ की बनाते हैं, तो ऐसे पदार्थ की बनानी चाहिए जो चुंबकीय फ्लक्स को प्रवाहित होने के लिए आसान मार्ग प्रदान करे। तो इसके लिए यदि छोटी मशीन होती है तो उसमें हम कास्ट आयरन का यूज करते हैं, और यदि बड़ी मशीन होती है तो उसमें हम कास्ट स्टील का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जो चुंबकशीलता है वो यहाँ पे ज्यादा होती है। आई बात समझ में। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालिए योग, है ना, एक एक लिखते जाएंगे समझते जाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए योग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यह उच्च चुंबकशीलता व निम्न प्रतिष्ठम। चुंबकशीलता को क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी। तो हाई परमिएबिलिटी और लो रिलक्टेंस वाले पदार्थ कास्ट आयरन, कास्ट आयरन को क्या बोलते हैं, ढलवा लोहा, या कास्ट स्टील
की बनाई जाती है। अब किस आंसर को टिक करेंगे, कास्ट आयरन को करेंगे या कास्ट स्टील को करेंगे? तो लिखा होगा आपके क्वेश्चन में कि जो छोटी मशीन होती है, तो छोटी मशीन में यूज करते हैं कास्ट आयरन का, यानी ढलवे लोहे का यूज करते हैं। ये भारी होता है, ठीक है। तो छोटी मशीन में थोड़ा सा भार भी पड़ जाएगा तो उठाने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि बड़ी मशीन है और उसका भार बढ़ेगा तो वैसे ही बड़ी है, भार वैसे ही ज्यादा होता है, तो इसलिए कास्ट स्टील का यूज करते हैं, क्योंकि कास्ट स्टील का भार इससे क्या होता है, यहाँ पे कम होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो बड़ी मशीन होती है, इस बड़ी मशीन में यूज करते हैं यहाँ पे कास्ट स्टील का। ठीक, तो इसका यहाँ पे यूज करते हैं। दूसरा, योक क्या कार्य करती है? तो योक निम्न कार्य करती है। पहला, संपूर्ण मशीन को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो संपूर्ण मशीन को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा, स्क्रू बोल्ट की मदद से पोल कोर को पकड़कर रखती है। तो पोल कोर को होल्ड करके रखती है, उसको पकड़कर रखती है। चुंबकीय फ्लक्स को निम्न प्रतिष्ठम्भ का मार्ग प्रदान करती है। तो ये सभी कार्य यहाँ पे इसके होते हैं। ठीक, इसको नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, हो गया। चलिए, अब इसके बाद में यहां पे आगे देखिए कि यहां पे ये जो चौकोन सा ऐसा भाग दिख रहा है, ठीक, तो यहां पे देखेंगे कि ये आपको इस प्रकार का ऐसा भाग दिख रहा है। तो ये जो भाग है इसको बोलते हैं पोल कोर। तो ये जो भाग होता है ये इस प्रकार से ऐसा बना हुआ होता है, ऐसा, ये ऐसा बना हुआ भाग। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोल कोर बोलते हैं। अब इसके बीच में ड्रिल कर देते हैं, ड्रिल करके होल बना दिए, उसके बाद में डाई से इसके अंदर में थ्रेड बना देंगे, चूड़ियां बना देंगे इसके अंदर डाई घुमा के। ठीक, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लगा करके ऊपर से बोल्ट कस देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से इसको आसानी से हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब जितना इसका क्षेत्रफल है ऐसा, इसका क्षेत्रफल है ऐसा ही, तो इतना ही बड़ा एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेंगे, उसको वाइंडिंग मशीन में लगा देंगे, और वाइंडिंग मशीन में लकड़ी के टुकड़े को लगा करके हम उसके ऊपर में
कॉइल को पहले लपेट लेंगे। जब कॉइल लपटा जाएगी तो कॉइल को वाइंडिंग मशीन से निकाल के इसमें डायरेक्ट ऐसे लगा देंगे। तो उसको क्या बोलते हैं? परमा कुंडलित, परमा कुंडलित। तो फर्मा कुंडलित कुंडली या कॉइल उसको बोलोगे। तो हमने जो लकड़ी का ऐसा इतने ही बराबर आकार का जो टुकड़ा बनाया है ना, उसको फर्मा बोलते हैं। और उस फर्मे को हमने किस पे लगा दिया? वाइंडिंग मशीन में। और वाइंडिंग मशीन में हमने कॉइल को जल्दी जल्दी लपेट लिया, फिर उसको निकाल के हमने डायरेक्ट इसमें लगा दिया। तो क्या बोलेंगे कि उस कॉइल को हमने किस पे पहले बनाया है? फर्मे पे। और फर्मे पे बना करके फिर निकाल के इसमें लगाया है। तो कॉइल कैसी है? फर्मा कुंडलित कॉइल है। तो पोल कोर के ऊपर में कैसी कॉइल बनाई जाती है? कैसी कॉइल लगाई जाती है? फर्मा कुंडलित कॉइल को लगाते हैं। ठीक। अब ये जो कॉइल होती है इसके ऊपर लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। तो इसके ऊपर में हमने इस तरह से कॉइल लगा दी और उस कॉइल को हमने क्या बोला यहाँ पे कि वो क्या है? फील्ड वाइंडिंग है। इससे हम क्या करते हैं? डीसी धारा प्रवाहित करते हैं। तो जब इससे डीसी धारा प्रवाहित होती है तो ये जो आयरन का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा है, ये क्या बन जाएगा? चुंबक बन जाएगा। और चुंबक बन जाएगा तो ये यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यदि मान लो हम इसको ना लगाएं, यहाँ पे सिर्फ इतना ही टुकड़ा है यहाँ पे ये, तो इसकी जो चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पे आएगी ये इतने एरिया में आएगी। तो एरिया यहाँ पे क्या रहेगा? कम रहेगा। तो यदि हमको चुंबकीय फ्लक्स को ज्यादा एरिया में फैलाना है तो हम क्या करेंगे? उसके नीचे में ये एक टुकड़ा और लगा देंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? पोल शू। तो ये पोल शू क्या करेगा? अब जो चुंबकीय फ्लक्स पहले इतने ही क्षेत्र में आ रही थी ऐसे, अब वो चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पे भी पहुंचेगी, वो चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पे भी पहुंचेगी। तो इसको बोलते हैं वायु अंतराल, एयर गैप इसको बोलते हैं। तो वायु अंतराल में, एयर गैप में जो फ्लक्स का वितरण है वो अब कैसा हो जाएगा? पहले की तुलना में ज्यादा एरिया में हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि एक समान फ्लक्स का वितरण यहाँ पे हो जाएगा। ठीक। तो फ्लक्स के वितरण को एयर गैप में बढ़ाने के लिए या एक समान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यहाँ पे पोल शू का प्रयोग करते हैं। तो इसी के नीचे में, ये जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसी के नीचे में हम क्या करते हैं? यहाँ पे पोल शू को लगा देते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से ऐसा करके हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऐसा जो पोल शू है, इस पोल शू को ऐसा यहाँ पे लगा देंगे। ठीक। तो यहाँ पे ऐसा पोल शू को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये पोल शू जो होती है ये वायु अंतराल में फ्लक्स का वितरण क्या करती है? एक समान कर देती है। समझ में आ गया? तो पोल कोर हो गया आपका और पोल शू हो गया। अब ये जो है ये किसके बनाए जाते हैं? किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? तो इसके लिए हम यूज करते हैं कास्ट स्टील। कास्ट का मतलब क्या होता है? ढलवा। और स्टील का मतलब क्या होता है? इस्पात। तो ढलवा इस्पात भी बोल सकता है। कास्ट स्टील यानी ढलवे इस्पात का ये बनाया जाता है। ठीक, दोनों। अब यहाँ पे जो ये पोल कोर होती है इसको हम लैमिनेट नहीं करते हैं, लेकिन ये जो पोल शू है ये, इस पोल शू को हम इस तरह से क्या करते हैं? ऐसा लैमिनेट कर देते हैं। ठीक। तो लैमिनेशन हम काय के लिए करते हैं? तो एडी करंट लॉस होता है, भंवर धारा हानि होती है, उसको कम करने के लिए इसको लैमिनेट किया जाता है। समझ में आया? अब इसके लैमिनेशन की जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वो कितनी रखते हैं? तो लैमिनेशन की जो थिकनेस होती है वो 1 mm या इससे कम यहाँ पे रहती है। तो इतनी मोटाई का जो लैमिनेशन होता है वो यहाँ पे हम यूज करते हैं। ठीक है। तो इसके बाद में हेडिंग डालिएगा
पोल कोर तथा पोल शू, यानी कि पोल कोर एंड पोल शू। तो यहां पे अब देखते हैं कि पोल कोर और पोल शू के बारे में क्या जानकारी हमको पता होनी चाहिए। तो यहां पे पोल कोर तथा पोल शू कास्ट स्टील, तो इसको ऐसा भी बोल सकता है ढलवां इस्पात, की बनाई जाती है। ठीक, क्योंकि इनकी चुंबकशीलता क्या होती है, अधिक होती है। पोल कोर पर फर्मा कुंडलित क्षेत्र कुंडली, क्षेत्र कुंडली यानी फील्ड वाइंडिंग, को लगाते हैं। तो इसको हम यहां पे लगाते हैं। पोल कोर को लैमिनेटेड, को हिंदी में बोलते हैं पटलित, नहीं करते हैं, को पटलित नहीं करते हैं। भंवर धारा हानि को कम करने के लिए पोल शू को लैमिनेटेड या पटलित करते हैं। इसके लैमिनेशन की मोटाई 1 mm तक होती है। तो इसके लैमिनेशन की मोटाई जो है वो 1 mm तक यहां पे होती है। पोल शू कहां लगाते हैं, तो पोल शू को पोल कोर के नीचे लगाते हैं।
ठीक, यह वायु अंतराल में फ्लक्स के वितरण के क्षेत्रफल को बढ़ाती है। और फ्लक्स का वितरण एक समान करती है। तो इसके लिए जो है हम इसका यूज यहां पे करते हैं। ठीक, तो ये हो गया पोल कोर और हो गया आपका यहां पे पोल शो हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहां पे ऐसे लिख लो, मोटाई जो है 0.25 mm से 1 mm तक, 1 mm तक होती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट भाग देखते हैं क्या होता है यहां पे। तो इसके बाद में है ना, इसका आप लोग बना लेना बाद में डायग्राम। मैं इसको छोटा सा कर देता हूं, मुझे और भी चीजें बनानी पड़ेंगी ना यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। ठीक, आप लोग बाद में बना लेना। अब यहां पे देखेंगे कि ये क्या है, फील्ड वाइंडिंग है। तो फील्ड वाइंडिंग को किसके ऊपर लगाया जाता है, पोल कोर के ऊपर लगाया जाता है। और फील्ड वाइंडिंग किस पदार्थ की बनाई जाती है, तो तांबे की बनाते हैं, कॉपर की बनाते हैं। ठीक है, तो कॉपर का जो गलनांक होता है वो एल्यूमिनियम से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक, तो एक तो कॉपर का गलनांक एल्यूमिनियम से ज्यादा होता है, दूसरा कि कॉपर की चालकता भी ज्यादा होती है, तो उसको लगाने के लिए कम स्थान की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे इस फील्ड वाइंडिंग से हम क्या प्रवाहित करते हैं, तो डीसी धारा प्रवाहित करते हैं। तो डीसी धारा प्रवाहित करना क्या कहलाता है, उत्तेजित करना, एक्साइटेशन देना कहलाता है। तो जब इसको हम उत्तेजित करते हैं, एक्साइटेड करते हैं, तो ये पोल कोर चुंबक बन जाते हैं और ये चुंबक के फ्लक्स यहाँ पे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो फील्ड वाइंडिंग के बारे में भी अपन यहाँ पे लिख लेते हैं कि कभी कभी पूछ लेता है फील्ड वाइंडिंग के बारे में, है ना। तो उसमें हेडिंग डालिएगा फील्ड वाइंडिंग, यानी कि क्षेत्र कुंडली। तो लिखेंगे कि क्षेत्र कुंडली, कैसे लिखते हैं, तांबे की, याद रखना है तांबे की, तांबे की परमा कुंडलित कॉइल को पोल कोर के ऊपर
लगाते हैं। तो तांबे की थर्मोकुंडलित कॉइल को क्या करते हैं हम, पोल कोर के ऊपर लगाते हैं। इसे क्षेत्र कुंडली फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। क्षेत्र कुंडली यानी फील्ड वाइंडिंग से डीसी धारा प्रवाहित करते हैं। इसे डीसी उत्तेजन कहते हैं। इससे चुंबकीय ध्रुव फ्लक्स उत्पन्न करते हैं। तो डीसी उत्तेजन देते हैं क्योंकि डीसी धारा की दिशा और परिमाण दोनों कैसे होते हैं, नियत होते हैं। ठीक है, तो यदि पूछेगा डीसी उत्तेजन क्यों देते हैं, तो डीसी धारा का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड तथा दिशा स्थिर होती है। इसलिए डीसी उत्तेजन का प्रयोग करते हैं। तो डीसी उत्तेजन का प्रयोग क्यों करते हैं बोलेगा तो इसलिए हम डीसी उत्तेजन का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो कई बार ऐसे पूछता है कि फील्ड कॉइल किसकी बनाई जाती है, तो तांबे की बनाते हैं। कारण बताया आपको कि तांबे का गलनांक एल्यूमिनियम से ज्यादा होता है और चालकता भी ज्यादा होती है, तो तांबे को रखने के लिए आपको कम स्थान की आवश्यकता होती है। दूसरा यहां पे देखिए कि ये जो पोल शू हमने लगाया है, ये पोल शू इस वाइंडिंग को सहारा देगा, वाइंडिंग को नीचे गिरने से रोकेगा, है ना। तो यदि ऐसा भी पूछ लेता है कई बार कि पोल शू क्या क्या काम करता है, तो पोल शू दोस्तों क्या क्या काम कर रहा है, तो पोल शू जो है फ्लक्स के वितरण को एक समान कर रहा है वायु अंतराल में। तो हमने लिखा है पोल शू कोर के नीचे लगाते हैं, यह वायु अंतराल में फ्लक्स के वितरण के क्षेत्रफल को बढ़ाती है और फ्लक्स का वितरण एक समान करती है या करता है। ठीक, और इसके का बाद में ये भी लिख सकते हैं कि जो पोल शू है क्षेत्र कुंडली को सहारा यानी सपोर्ट प्रदान करता है। तो सपोर्ट से मतलब क्या है, समझ में आया, उसको नीचे गिरने से रोकेगा, उसको सहारा देगा कि गिरे ना वो नीचे, तो उसको क्या बोलेंगे कि ये सहारा भी क्या करता है, यहां पे प्रदान करता है। ठीक, अब इसके बाद में अगला यहां पे देखेंगे क्या है, तो ये जो दोस्तों यहां पे गैप दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है, तो इस गैप को क्या बोलते हैं हम, वायु अंतराल बोलते हैं। तो ये कहलाता है वायु अंतराल, इंग्लिश में बोलते हैं एयर गैप।
तो ये जो वायु अंतराल है या एयर गैप है, ठीक, ये कितना यहाँ पे होना चाहिए? तो डीसी मशीनों में जो वायु अंतराल है, एयर गैप है, वो एसी मशीनों की तुलना में ज्यादा रखते हैं। तो एसी मशीन में कम होता है और डीसी मशीन में ज्यादा होता है। तो डीसी मशीन में इस वायु अंतराल का मान जो है वो 1 mm से लेकर 6 mm तक होता है। ठीक, यदि वायु अंतराल बढ़ेगा तो मशीन का आकार, मशीन का साइज भी क्या होगा? बढ़ेगा। दूसरा, यहाँ पे जो प्रतिष्ठम्भ होता है, रिलक्टेंस होता है वायु का, वो बढ़ जाता है, फ्लक्स घट जाती है, और फ्लक्स घटती है तो हमको फिर ज्यादा एमएमएफ यहाँ पे देनी पड़ती है। ठीक है, तो यदि बोलता है कि वायु अंतराल जो है वो यहाँ पे कितना होता है, तो याद रखिएगा ज्यादा रहता है डीसी मशीनों में, 1 mm से 6 mm तक होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वायु अंतराल, यानी कि एयर गैप, डीसी मशीनों में वायु अंतराल का मान एसी मशीनों की तुलना में अधिक होता है। यह वायु अंतराल वन mm से 6 mm तक होता है। तो वायु अंतराल जो है 1 mm से 6 mm तक होता है। ठीक है, वायु अंतराल बढ़ाने पर यदि हम वायु अंतराल बढ़ाते हैं तो क्या होता है? तो वायु अंतराल बढ़ाने पे क्या होता है? तो यहां पे देखेंगे कि फ्लक्स या ऐसे लिख देते हैं, वायु अंतराल बढ़ाने पर उसका प्रतिष्ठम्भ बढ़ता है। तो वायु अंतराल बढ़ाने पर उसका प्रतिष्ठम्भ क्या होता है? यहाँ पे बढ़ता है, यानी रिलक्टेंस उसका यहाँ पे बढ़ता है। ठीक, दूसरा, रिलक्टेंस यदि उसका वहां पे बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स घटती है। ज्यादा एमएमएफ, एमएमएफ यानी क्या होता है? चुंबकीय वाहक बल, हिंदी में लिख देता हूं, चुंबकीय वाहक बल आवश्यक होता है। मशीन का आकार बढ़ता है, तो फिर वायु अंतराल हम क्यों कर रहे हैं ज्यादा? तो इसका कारण होता है आर्मेचर
प्रतिक्रिया व फ्लक्स विरूपण यानी फ्लक्स डिस्टॉर्शन घटता है। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया जो है, फ्लक्स विरूपण, फ्लक्स डिस्टॉर्शन जो है वो यहाँ पे घटता है, इसलिए वायु अंतराल हम यहाँ पे ज्यादा रखते हैं। इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट कि हमारा यहाँ पे जो ये डीसी जनरेटर है, इस डीसी जनरेटर के बीच में ये जो पूरा भाग है, ये पूरा भाग क्या कहलाता है? यहाँ पे आर्मेचर कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये पूरा भाग आर्मेचर है। तो आर्मेचर की क्या होती है? यहाँ पे कोर होती है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से इसको थोड़ा छोटा कर लें डायग्राम को। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पे आर्मेचर की ऐसा कोर बनाते हैं। तो ऐसा हमने आर्मेचर की कोर ले ली। और इसमें हमने लगा दिया यहाँ पे ऐसा शाफ्ट। तो ये शाफ्ट है ये, और इस शाफ्ट में एक लगाते हैं की लॉक। तो ये की लॉक। अब ये जो कोर हम यहाँ पे यूज करते हैं, ये कोर हम कैसे यूज करते हैं? तो ये सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड कोर होती है। ठीक, तो हम यूज करते हैं इसमें सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड कोर का प्रयोग करते हैं। तो आर्मेचर कोर यदि बोलेगा किसकी बनी होती है, तो सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड कोर होती है। अब इसकी जो मोटाई होती है लैमिनेशन की, वो 0.3 mm से 0.6 mm तक हो सकती है ना। मशीन के आकार के हिसाब से, उसकी स्पीड के हिसाब से इसकी जो लेमिनेशन की मोटाई है अलग अलग होगी। तो 0.3 mm से लेके 0.6 mm तक होती है। तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, ऐसा लेमिनेशन बनी होती है, इसको ऐसे काटते हैं और सभी टुकड़ों को अलग करके क्या करते हैं, वार्निश में, अचालक वार्निश में डुबा देते हैं। डुबा के सबको सुखाते हैं, सुखा के फिर इसको कंप्रेस करके कोर का निर्माण करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम? लैमिनेटेड कोर बोलते हैं। तो लैमिनेटेड कोर का प्रयोग काय के लिए किया जाता है दोस्तों? तो भंवर धारा हानि को कम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आर्मेचर यहाँ पे घूमता है, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स होती है। ठीक, तो इसके कारण उसमें भंवर धारा हानि भी होती है आर्मेचर की कोर में, और शैथिल्य हानि भी होती है, दोनों होती है। तो भंवर धारा हानि को कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लैमिनेशन का। और शैथिल्य हानि को कम करने के लिए किसका यूज करते हैं? सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। तो इसको यूज करने से दोनों हानि घट जाती है। अब यहां पे ये जो कोर है हमारी, इस कोर में हम बनाते हैं खांचे। तो इस कोर में हम बनाएंगे यहां पे खांचे। तो इस प्रकार से हमने खांचे ऐसे बनाए।
तो पूरी कोर पे इस तरह से ये खांचे ऐसे बने हुए होते हैं। तो यदि आप देखोगे कि ये जो खांचे बने हुए हैं ये सीधे नहीं बने हुए हैं, ये तिरछे बने हुए हैं। तो तिरछे आर्मेचर स्लॉट्स इसको बोलते हैं। तो इसमें जो आर्मेचर स्लॉट्स हैं वो कैसी बनाई जाती हैं? तिरछी बनाई जाती हैं। तिरछी को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्यू। तो तिरछी आर्मेचर स्लॉट्स इसलिए बनाई जाती हैं जिससे उसमें कंपन जो है, वाइब्रेशन है, कम रहे। ठीक। तो अब स्लॉट्स जो होती हैं वो भी कई प्रकार की होती हैं। क्लोज स्लॉट्स होती है, ओपन स्लॉट्स होती है। तो यहाँ पे जो स्लॉट्स यूज करते हैं वो ओपन स्लॉट्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक। अब यहां पे होता है ये कम्यूटेटर। तो यदि हम देखें यहाँ पे कि ये क्या है आपका, यहाँ पे ये तो कम्यूटेटर के टुकड़े हैं। ये माइका है, ये तो हमने पढ़ा था माइका के द्वारा स्प्लिट रिंग बनाए थे ना, तो ये माइका है। तो ये हमारा सामने का जो भाग है ये कम्यूटेटर है। ठीक। अब यहां पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आर्मेचर है इसमें हम रखेंगे कंडक्टर को। तो अब इस आर्मेचर में हम रख देते हैं यहां पे कंडक्टर को। तो यहां पे देखिए ये जो है आपकी आर्मेचर वाइंडिंग के कंडक्टर हैं। तो मान लो ये आप कैसे आर्मेचर वाइंडिंग के चालक हैं, आर्मेचर वाइंडिंग के ऐसे ये कंडक्टर। तो इस तरह से ये आपके ऐसे वाइंडिंग है। अभी जो आर्मेचर वाइंडिंग के चालक हैं इसको हम कम्यूटेटर से जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे यहाँ पे कम्यूटेटर से? तो कम्यूटेटर से जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कॉपर के लग होते हैं और सोल्डरिंग होती है, जिससे लूज कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आर्मेचर वाइंडिंग के जो चालक होते हैं उसको कम्यूटेटर के साथ में, कम्यूटेटर के टुकड़े जो होते हैं, कम्यूटेटर के सेगमेंट जो होते हैं, उन पर कॉपर लग और सोल्डरिंग की मदद से उनको यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। ठीक। तो कम्यूटेटर में कहां पर जोड़ते हैं? तो कम्यूटेटर में एक भाग होता है उसको बोलते हैं राइजर। तो कम्यूटेटर के राइजर पर इसको यहां पे जोड़ा जाता है। ठीक। अब यहां पे जो ये कम्यूटेटर है इस पे हम क्या लगाते हैं? यहाँ पे ब्रश होते हैं, कार्बन ब्रश होते हैं। और इस कार्बन ब्रश से हम किसको जोड़ते हैं? यहाँ पे भार को जोड़ते हैं, लोड को जोड़ते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक। तो ये यहाँ पे आपके कार्बन ब्रश होते हैं यहाँ पे जो कम्यूटेटर से जुड़े होते हैं, और इस कार्बन ब्रश से हम किसको जोड़ते हैं? भार को जोड़ते हैं। समझ में आया? अब ये जब आर्मेचर को घुमाएंगे, किससे घुमाओगे? प्राइम मूवर से। तो जब आर्मेचर यहां पे घूमेगा तो यहां से जो फ्लक्स आ रही है उस फ्लक्स को क्या करेंगे? ये आर्मेचर कंडक्टर काटेंगे। तो इन आर्मेचर कंडक्टर में क्या उत्पन्न हो जाएगी? ईएमएफ। अब इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न हो रही होगी ये ब्रश ले लेगा। ठीक। यहां से यदि लोड जोड़ेंगे तो धारा प्रवाहित होगी और यहां से रिटर्न आ जाएगी। ठीक। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो आर्मेचर चालक होते हैं इनमें ईएमएफ उत्पन्न होती है। वो ईएमएफ चालक से कहां पहुंचती है? कम्यूटेटर तक। कम्यूटेटर क्या करता है? जो आर्मेचर में एसी है उसको डीसी में बदल देता है, और कार्बन ब्रश क्या करते हैं? उसको संग्रहित करते हैं और संग्रहित करके लोड में प्रवाहित करते हैं। समझ में आया? तो ये हमारा जो भाग है इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? ये आर्मेचर की कोर हो गई, ये स्क्यू स्लॉट्स होते हैं, आर्मेचर स्लॉट्स, ये आर्मेचर के चालक हैं, ये आपका कम्यूटेटर है, ये ब्रश है, इसको बोलते हैं की लॉक। की लॉक का काम क्या होता है? कि कोर को अपने स्थान पे रखना, नहीं तो कोर घूमते घूमते आगे पीछे सरकेगी। इधर ये ब्लॉक करके रखेगा और इधर ये ब्लॉक करके रखेगी, कोर अपने स्थान पे रहेगी। ठीक। तो यहां पे देखेंगे इसमें हेडिंग ला लीजिएगा आर्मेचर।
तो डीसी मशीन में आर्मेचर घूमता है, इसे तो डीसी मशीन में कौन घूमता है? आर्मेचर घूमता है। इसे रोटर पर लगाते हैं। घूमने वाले भाग को क्या बोलते हैं? रोटर। और स्थिर भाग क्या होता है यहाँ पे? स्टेटर। स्टेटर कौन होता है? चुंबकीय ध्रुव। ठीक, तो आर्मेचर रोटर होता है, घूमने वाला भाग होता है, और चुंबकीय ध्रुव कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं, यानी कि वो स्टेटर होते हैं। समझ में आया सबको? इसके बाद में यहां पे देखेंगे कि आर्मेचर की कोर सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड कोर होती है। तो आर्मेचर की जो कोर है वो सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड कोर होती है। इसके लैमिनेशन की मोटाई 0.3 mm से 0.6 mm होती है। तो ये इसके लैमिनेशन की यहाँ पे मोटाई होती है। आर्मेचर में कंपन यानी वाइब्रेशन को कम करने के लिए तिरछे खांचे यानी कि स्क्यू स्लॉट्स का उपयोग करते हैं। ठीक, तो आर्मेचर में कंपन को कम करने के लिए, वाइब्रेशन को कम करने के लिए स्क्यू स्लॉट्स, तिरछे खांचे का उपयोग करते हैं। आर्मेचर में ओपन यानी खुले खांचे का प्रयोग करते हैं। तो आर्मेचर में खुले खांचे, ओपन स्लॉट्स का प्रयोग यहां पे करते हैं। ऐसे लिख देते हैं, खुले खांचे। खुले खांचे यानी ओपन स्लॉट्स का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब यहां पे जो आर्मेचर में हम खांचे बनाते हैं वो ओपन स्लॉट्स हैं, खुले खांचे हैं यहां पे। ठीक, अब ये जो खांचे होते हैं ये कुछ इस प्रकार से यहां पे होते हैं।
तो ये लोहा है, यहाँ पे क्या है, लोहा है, यहाँ पे भी क्या है, लोहा है, यहाँ पे भी क्या है, लोहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम चालक को ऐसे रखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको पैक कर देते हैं, लकड़ी वगैरह होती है उससे ऐसा उसको पैक कर दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं, चालक रखते हैं। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, खुले खांचे, ये पूरे खुले हुए खांचे हैं ऐसे। ठीक, अब इसके सामने में जो ये भाग है इसको क्या बोलते हैं, वेज, इसको बोलते हैं वेज। तो ये जो स्लॉट्स वेज इनको बोला जाता है, तो स्लॉट्स वेज किसके बनाए जाते हैं, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, तो ये किसके बनाए जाते हैं, यहाँ पे सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं। तो यदि बोलेगा स्लॉट्स वेज सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। ठीक, अब आर्मेचर में जो हम वाइंडिंग रखते हैं किस पदार्थ की करोगे, कॉपर की, है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे कि आर्मेचर में तांबे के चालक की वाइंडिंग करते हैं। अब आर्मेचर के चालक को कहां पे जोड़ा जाता है, कम्यूटेटर पर इसको जोड़ते हैं। और कैसे जोड़ते हैं, तो सोल्डरिंग की मदद से। तो आर्मेचर चालक को कम्यूटेटर के राइजर पर कहां जोड़ते हैं, याद रखिएगा, कम्यूटेटर के राइजर पर इसको जोड़ा जाता है। तो आर्मेचर चालक को कम्यूटेटर के राइजर पर कॉपर लग और सोल्डरिंग की मदद से जोड़ते हैं, जिससे कि वहां पे लूज कनेक्शन ना रहे। ठीक, तो ये आपको यहां पे याद रखना है। तो जब आर्मेचर घूमता है तो आर्मेचर के कंडक्टर किसको काटते हैं, यहां पे पोल की फ्लक्स को काटते हैं। इससे आर्मेचर में क्या उत्पन्न हो जाती है, यहां पे, तो आर्मेचर में उत्पन्न हो जाती है वहां पे ईएमएफ, और वो ईएमएफ को कौन संग्रहित करता है, फिर ब्रश संग्रहित करते हैं। तो जब आर्मेचर घूमता है तो आर्मेचर के चालक पोल की फ्लक्स को काटते हैं। इससे उनमें ईएमएफ
प्रेरित होती है। ठीक। अब जो शाफ्ट होता है, ये शाफ्ट किसका बनाया जाता है? ठीक। तो शाफ्ट जो होता है, इसको बोलते हैं माइल्ड स्टील का बनाते हैं। अब यदि माइल्ड स्टील नहीं दिया होगा तो कार्बन स्टील दिया होगा। ठीक है, तो पहली प्राथमिकता देनी है माइल्ड स्टील को। यदि माइल्ड स्टील नहीं है तो क्या दिया होगा फिर? कार्बन स्टील। तो पहली प्राथमिकता किसको दोगे आप? माइल्ड स्टील को, और दूसरी किसको दोगे? कार्बन स्टील को दोगे। ठीक, तो इतना ही देखते हैं आज। अब बाकी जो है कम्यूटेटर वगैरह आगे कल देखेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग कम्यूटेटर वगैरह। ठीक, एक 2-3 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर एमसीक्यू चालू करते हैं। ठीक है, तो मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट करूंगा एमसीक्यू के लिए, तो सभी दोबारा से कनेक्ट होंगे जो भी एमसीक्यू अटेंड करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों।